हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट का सप्ली पेपर हल कर रहे थे, ठीक है। तो जिसमें पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोग 20 MCQ हल किए थे। तो ये सेकंड पार्ट का वीडियो है जिसमें हम लोग शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसमें जो 21 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है अनु अव निर अति एवं सु उपसर्गों के 5-5 शब्द बनाइए या 5-5 शब्द का निर्माण करिए, ठीक है। तो ये उपसर्ग का टॉपिक है। ये जिसे अनु से अनुस्वार हो गया या फिर अनुमान हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 5-5 शब्द बनाने हैं। अव का अवसर हो गया, ठीक है। निर का निराकार हो गया, अति का अति उत्तम हो गया, सु का स्वागतम हो गया। तो ऐसे ही आपको जो है 5-5 शब्द का निर्माण करना है, ठीक है। तो ये उपसर्ग का टॉपिक है और उपसर्गों की संख्या 22 होती है। तो ये सब एग्जाम्पल उसी से लिए गए हैं, तो जिनके आपको 5-5 शब्द बनाने हैं, ठीक है। तो ये पेज नंबर 15 पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है 22 कह रहा है अव्यय को परिभाषित करते हुए किन्हीं 4 अव्ययों के अर्थ को बताइए, ठीक है। तो पहले तो इसको जो है अव्यय की डेफिनेशन लिखना है आपको, ठीक है। डेफिनेशन में आपको एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ। डेफिनेशन क्या होगी? अव्यय की डेफिनेशन होती है जो पद तीनों लिंग, सभी विभक्तियों एवं सभी वचनों में एक समान रहे, वो अव्यय कहलाता है, ठीक है। अव्यय के 2 भेद होते हैं, पहला ऋण और दूसरा अव्युत्पन्न, ठीक है। तो आपको केवल अव्यय की डेफिनेशन लिखना है इसमें, और बाकी इसके जो है 4-4 शब्द बनाने हैं, ठीक है। 4 शब्द जैसे इति, जैसे कोई जो है सेंटेंस दिया होगा उसमें आपको इति का प्रयोग करके दिखाना है, ठीक है। जैसे राम मम शत्रु इति रावणम उक्तवान, ठीक है। उच्चे का प्रयोग नगरे ग्रहाणि नगरे ग्रहाण उच्चे भविष्यन्ति, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा इति हो गया, इति के बाद तुम्हारा उच्चे हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। उच्चे के बाद तुमको सह के बारे में बताते हैं। सह का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जैसे पिता सह पुत्रेण गच्छति, ठीक है। तो ये हो गया। फिर पुनः का प्रयोग कहाँ करेंगे? मित्र पुनः पाठम पठन्ति, ठीक है। ये हो गया, मित्र का हो गया, ठीक है। सॉरी, पुनः का पुनः हो गया। अब पुनः के बाद निश्चय, ठीक। तो निश्चय का प्रयोग कहाँ करेंगे? तुम सर्वदा निश्चय एवं वदसी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसमें 4-4 शब्द बनाने हैं, ठीक। तो ये तुम्हारा अव्यय हो गया। 22 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा जो है, और इसमें जो है ये आपको अव्यय जो है पेज नंबर 21 पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जो आपकी बुक संस्कृत सुधा है वहीं से आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो हम एग्जाम्पल अभी आपको बताए हैं तो ये सब वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है, ये हो गया, ये हो गया। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि येनांग विकार सूत्र का स्पष्ट करते हुए 5 उदाहरण दीजिए, ठीक। तो येनांग विकार तुम्हारा जो है तृतीय विभक्ति होगी इसमें, और इसमें येनांग विकार में यह होता है जिसमें जो है अंग प्रत्यंग की कोई वो हो, जैसे कोई एग्जाम्पल हो, जैसे वह कान से बहरा है, वह पैर से लंगड़ा है,
इस टाइप के एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये तृतीय विभक्ति का होगा, इसके 5 उदाहरण आपको लिखने हैं। तो ये सब कारक का टॉपिक है, ठीक है। पेज नंबर जो है 28 पे मिल जाएगा, ठीक। ये तुम्हारी संस्कृत सुधा बुक है, उसमें 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि अधोलिखित का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है आपको संधि विच्छेद लिखना है, और संधि कौन सी है उसका नाम लिखना है, और संधि का सूत्र लिखना है। इतना बस आपको इतना ही लिखना रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा इसमें जो है देवऋषि है, तो देवऋषि में तुम्हारा आदि गुणा हो जाएगा, सूत्र इसका गुण संधि का है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही आपको जो है इन 5 का संधि विच्छेद करना है, और संधियों का नाम लिखना है और इसका सूत्र, ठीक है। तो ये हो गया, और ये तुम्हारा जो है पेज नंबर 43 पे मिल जाएगा। उस पे जो है पेज नंबर 43 पे एक टेबल बनी हुई है, तो टेबल में इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी संधि है, इसका क्या सूत्र है, ठीक है। तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन जो है कह रहा है, देखिए 25 नंबर में पूछ रहा है तत्पुरुष समास को स्पष्ट करते हुए 5 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो ये तत्पुरुष समास की जो है आपको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, और उसके 5 उदाहरण लिखने हैं। ये जो बुक है तुम्हारी संस्कृत सुधा, उसमें पेज नंबर 61 पे पाठ सार करके दिया हुआ है, ठीक है। पाठ सार करके एक टॉपिक दिया है, उसी में तुमको मिल जाएगा ये, ठीक है। ज़्यादा डिटेल भी नहीं है उसमें, शॉर्टकट में भी लिखा है, जो कि इजीली आप लोग याद करके एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। 26 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है अस्मद शब्द के सभी विभक्ति एवं वचनों के रूप लिखिए, ठीक है। तो अस्मद जो है, अस्मद का अर्थ होता है मैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है शब्द रूप का है, ठीक, जो कि पेज नंबर 72 पे बुक में कॉर्नर की ओर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लोग आप वहाँ से याद करके जो है लिख सकते हैं। फिर गम का देखते हैं। गम धातु में लट लकार एवं विधिलिंग रूप में लिखिए। तो लट लकार मतलब वर्तमान शायद होता है, देख लीजिएगा वर्तमान होता है कि भविष्य होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है लट लकार और लंग लकार में। विधिलिंग लकार में होता है तुम्हारा चाहिए के रूप में, ठीक है, सॉरी चाहिए के अर्थ में होता है इसका मतलब। तो ये भी आपको जो है पेज नंबर 77 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर जो है 27 हो गया। 28 क्वेश्चन जो है इसमें से आपको ABCDE करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो ये प्रत्येक तुम्हारा 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो इसमें तुमुन प्रत्यय के 2 उदाहरण देना है आपको, तव्यत प्रत्यय के 2 उदाहरण देना है आपको, अनेर प्रत्यय के जो है 2 उदाहरण देना है आपको, काक और कृष्ण में विशेषण व विशेष बताना है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले 4 जो हैं ये सब आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो ई नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें बहूनि कार्याणि अहम करोमि वाक्य में विशेष स्पष्ट करना है। तो इसमें तुम्हारा अहम जो है विशेष से हो जाएगा, ठीक। ये तुम्हारा MCQ फॉर्म में भी पूछा गया है, पिछले वीडियो में हम आपको बताए हुए हैं, कारक का टॉपिक है, ठीक है। पेज नंबर जो है 85 पे दिया हुआ है, शायद 85 या 35 है शायद समथिंग। तो वहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं। एक बार पेज नंबर हम आपको कंफर्म बता दे रहे हैं, 85 है कि 35 है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें,
देख रहे हैं, सॉरी पेज नंबर इसका जो है 35 होगा, वहाँ पे अब जो है आप देख सकते हैं। ये MCQ का एज इट इज़ MCQ दिया हुआ है, ठीक है, बुक में एज इट इज़ MCQ दिया हुआ है, तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। तो ये 28 नंबर का क्वेश्चन हो गया। सेक्शन सी वाला हम लोग देखते हैं। सेक्शन सी में पूछ रहा है, सेक्शन 29 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी करके जो है डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए, तो आपको जो है इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो जो लोग यूपी बोर्ड से होंगे तो खैर उनके लिए कोई टेंशन नहीं होगी अनुवाद करने के लिए, और जो लोग CBSE बोर्ड या SSC बोर्ड से होंगे तो उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो अनुवाद करना वैसे कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन एक दो बार अगर आप पढ़ लेते हैं अगर अच्छे से तो इजली हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि भारतवर्ष हमारा राष्ट्र है, तो इसको जो है आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो इसका होगा भारतवर्षे अहम राष्ट्रः अस्ति, ठीक है। और ये सेकंड वाला जो है वह एक आँख से काना है। तो ये अभी आपको यनांग विकार का जो तृतीय विभक्ति वाला बताए थे, तो ये आप एक एग्जांपल यहाँ से भी पिकअप कर सकते हैं, और कुछ आपको एग्जांपल MCQ में भी आपको मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो, ठीक है। और एक दो एग्जांपल आप अपने मन से लिख देंगे, बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसका अनुवाद होगा सह एकः नेत्राभ्याम अंधा अस्ति, ठीक है, वह एक आँख से काना है, ठीक है। और जैसे इसमें पूछ लिए वह एक कान से बहरा है, तो इसका हो जाएगा सह एकः कर्णे बधिरः अस्ति, ठीक। तो ये आपका जो है कारक का टॉपिक है, ठीक है। और पूछ रहा है तीसरे में, कह रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसका हो जाएगा वृक्षान पत्रम पतंति, ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। चौथा है शिव जी को नमस्कार है, तो शिवाय नमः हो जाएगा, ठीक है, शिवाय नमः हो जाएगा। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा बालकाय, सॉरी एक मिनट, बालकायम मोदकम, अच्छा लगने का होता है मोदकम रोचते, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बालकायम मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो है आपको संस्कृत में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। तो पार्ट ये हो गया इसका। पार्ट बी का हम लोग देखते हैं। पार्ट बी में पूछ रहा है वात गुरु धमनी मनस एवं युष्मद शब्दों की तृतीय विभक्ति एक वचन रूप में लिखें, ठीक है। तो इसमें इन सब का आपको केवल तृतीय विभक्ति ही लिखना है, ठीक है, पूरा नहीं लिखना है। जैसे कि 3 वचन लिखे, फिर 7 विभक्तियाँ होती हैं उसको लिख लिए, ठीक है। इसमें आपको पूरा नहीं, बस केवल तृतीय विभक्ति का ही लिखना है, ठीक। पाँचों मतलब जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, अपने हिसाब से मतलब अपने हिसाब से देख के लिखना है, ठीक। उतना आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप लोग जो है पूरा लिख पाएँ वहाँ पे। 3 घंटे में बहुत कुछ आप नहीं लिख पाएंगे, जितना पूछा गया बस उतना ही आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे ही आपको जो 5 नंबर में जैसे आपको जो है 5-5 नंबर में अगर पूछना होता तो वात का पूरा पूछ लेता, या धमनी का या गुरु का, इसमें से किसी और का पूरा पूछ लेता, ठीक है, कि पूरा लिखिए एक हिसाब से। तो जो है जब 10 नंबर में पूछेगा तो केवल 2 का पूछेगा कि 2 का
जो है विस्तृत वर्णन करिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी पार्ट 29 नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन है जो है, तो इसमें पूछ रहा है कि अधोलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करें एवं प्रत्युक्त संधि का नाम लिखें। ठीक, अभी शायद हम आपको जो है 60 वाले में बताए थे कि कैसे क्या क्या करना है, उसमें भी 5 नंबर का पूछा गया था। तो संधि जो है 15 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, और धातु रूप शायद 10 नंबर में आता है। तो इसीलिए जो है 10 नंबर में 5 नंबर में आता है। आप लोग अपने सिलेबस में जाके चेक कर सकते हैं कौन टॉपिक कितने नंबर का है। ठीक है, उसी के हिसाब से आप जो है पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करने के बाद में आपको संधि का नाम लिखना है, संधि का सूत्र लिखना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं लिखना है। ठीक, जैसे विद्यार्थी का विद्याधन हो गया, महेश्वर का महादान ईश्वर हो गया। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको हम एक दो बता दे रहे हैं। जैसे विद्यार्थी का जो है दीर्घ संधि हो गया, महेश्वर का तुम्हारा गुण संधि हो गया। ठीक है, तो दीर्घ संधि का सवर्णी दीर्घा हो जाएगा सूत्र, और महेश्वर का गुण संधि हो गया तो इसका आदि गुणा हो जाएगा। ठीक है, और जो तुम्हारा यद्यपि और मध्यवारी का है तो ये तुम्हारा यण संधि का है, तो इसका सूत्र जो है इको यणच ही होता है, यण संधि का। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको संधि विच्छेद करना है, संधि के नाम लिखना है, संधि के सूत्र लिखना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 31 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछ रहा है इसमें, द्वंद्व समास एवं बहुब्रीहि समास को परिभाषित करते हुए उनके 5 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास को जो है आपको सॉरी ये जो संधि वाला है इसमें जो पेज नंबर हम नहीं बताए हैं तो ये आप नोट कर लीजिए, पेज नंबर 42 पे मिल जाएगा। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको 42 नंबर पेज पे मिलेगा। 31 वाला क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है द्वंद्व समास एवं बहुब्रीहि समास को परिभाषित करते हुए उनके 5 उदाहरण दीजिए। तो ये आपको जो है पेज नंबर 62 पे भी मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 62 पे मिल जाएगा, वही जो पाठ सार वाला बताया था, लेकिन उसमें जो है प्रॉपर एग्जाम्पल जो है आपको लास्ट में दिए गए होंगे। ठीक है ना, चैप्टर के लास्ट में जैसे पाठ सार वाला जो है उसी में जो है आपको दिया गया होगा। तो मैं हमारी जो एक नोट्स है हमारे पास, मैं उससे जो है आपको बता दे रहा हूँ कि द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास का डेफिनेशन क्या होगा, और इसके कुछ उदाहरण भी आपको बता दे रहे हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो द्वंद्व समास वाला जो है डिफिनीसन, जो द्वंद्व समास की डिफिनीसन होगी उसमें उसकी डिफिनीसन होगा जब ऐसे दो या दो से अधिक पद, ठीक है, साथ में रखे जाते हैं तो च से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तब उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, इसीलिए चकार बहुलो द्वंद्व भी कहा गया है। ठीक है, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। तो ये केवल आपको जो है 5 नंबर में एक पूछा गया है, तो इसका जो है आपको विस्तृत वर्णन नहीं करना है, केवल प्रकार लिख देना है इसमें। ठीक है, तो इतरेतर द्वंद्व तुम्हारा जो है इसे फिर उसके बाद इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो आपको लिख देना है प्रकार लिखने के बाद में। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया राम चा कृष्ण चा। ठीक है, राम कृष्ण हो गया, राम चा सीता चा, राम सीता हो गया। ठीक है, राम चा लक्ष्मण चा, भरत चा शत्रुघ्न चा, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको डिफिनीशन लिख के प्रकार लिखने हैं। अगर आपको याद आता है इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व का डिफिनीशन तो आप लिख सकते हैं, या फिर इसके 5 उदाहरण लिख के आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, क्योंकि आपको इसमें बहुब्रीहि समास को भी जो है वर्णन करना है। ठीक है, तो आपको बहुब्रीहि समास का डिफिनीशन बता दे रहे हैं। बहुब्रीहि समास तुम्हारा जो होता है तो इसका डिफिनीशन होगा
अन्य पदार्थों बहुव्रीहि, संस्कृत में इसको कहते हैं, जो संस्कृत सूत्र होता है इसका, अन्य पदार्थों बहुव्रीहि हो जाता है। तो इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम हिंदी में आपको बताते हैं। जब समास में दो या दो से अधिक मिलकर किसी अन्य विशेष स्वरूप रहते हैं, ठीक है, तो बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास तथा कर्मधारय समास में अंतर यह है कि कर्मधारय में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी एक शब्द की विशेषता बतलाते हैं। तो इसके जो 5 एग्जाम्पल जो हैं आपको मैं बता दे रहा हूँ। पीतम अंबर यस्य सः, पीता अंबर अर्थात पीला वस्त्र धारण करने वाला, ठीक है। तो इतना आपको कुछ नहीं लिखना है, बस केवल आपको जो है उसका एग्जाम्पल लिख देना है। पीतम अंबर यस्य सः पीतांबर, ठीक, इतना आपको लिखना है। एक एग्जाम्पल हो गया आपका। श्वेतम अंबर यस्य सः श्वेतांबर, दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका। चक्रपाणो यस्य सः चक्रपाणी हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा है वीणा पाणो यस्य सः, अर्थात वीणा पाणी हो गया, ठीक है, अर्थात वीणा को धारण करने वाला, ठीक है। तो वीणा को कौन धारण करता है? सरस्वती जी। तो इतना आपको कुछ नहीं लिखना है, जितना आपको भी बताया शुरुआत में। वीणा पाणो यस्य सः वीणा पाणी, तो ये हो गया। जितानि इंद्रियाणि यस्य सः जितेंद्रिय, ठीक है। तो ये आपके जो है 5 एग्जाम्पल हो गए। तो ऐसे ही आपको द्वंद्व समास के 5 लिखने हैं डिफिनेशन लिखने के बाद में, और बहुव्रीहि समास के 5 लिखने हैं डिफिनेशन लिखने के बाद में, ठीक। तो ये हो गया आपका 31 नंबर का क्वेश्चन। 32 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो इसमें आपको फिर पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड करके पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो इसमें पूछा है दृश्य धातु का लेट लगा के सभी पुरुष एवं वचनों को लिखिए, ठीक। तो दृश्य धातु जो है, दृश्य धातु का लिट लगा यानी भविष्यंत काल को पूरा लिखना है आपको, ठीक, जो कि पेज नंबर 17 पे मिल जाएगा, 17 पे, ठीक। तो इसमें आपको जैसे होता नहीं है, आपको पढ़ाया गया होगा आपके कॉलेज में, जैसे कि होता है प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक वचन, दो वचन, बहुवचन लिखने के बाद में प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उल्टा हो गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है ऐसे ही पूरा लिखना है, ठीक। तो ये पार्ट ए वाला हो गया। पार्ट बी का जो है इसमें पूछ रहा है लउड़ उल, ठीक है, प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो ये आपको प्रत्यय वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है, 89 नंबर पेज पे मिलेगा। तो इसका अर्थ जो होता है ड़ उल का प्रत्यय का अर्थ जो होता है, तो इसका अर्थ होता है कर्ता के रूप में, ठीक है। कर्ता के जो है प्रयोग प्रत्यय का कर्ता अर्थ का प्रयोग में होता है, ठीक है। तो उदाहरण आप बुक से देख लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। तो इसका डेफिनेशन होगा ड़ उल प्रत्यय का प्रयोग कर्ता के अर्थ में होता है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पेपर सप्ली वाला जो था, ठीक है, उसको आज देखा गया है। अगर जिस किसी को भी नोट्स की आवश्यकता है, ठीक है, तो हमको कमेंट बॉक्स में जो है बता सकता है, तो हम उसको जो है प्रोवाइड करवा देंगे। अगर हमारी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसको भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो संस्कृत सुधा बुक है दैट इज़ इनफ, क्योंकि ज़्यादा कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टू द पॉइंट उसमें दिया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस, जो आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो वही आप पढ़िए, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी पूछना भी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो इसकी जो रहेगी वो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।